जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए जीके जीएस के प्रश्नों का आज चौथा सेट चलेगा, जिसमें साथियों आज हम लोग केवल 40 प्रश्नों को ही कवर करेंगे और आज आपको टारगेट दिया जाता है 40 प्रश्न में से कम 30 प्रश्न सही करने का। तो आप लोग पूरा सेट को ध्यानपूर्वक लगाइए और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर ज़रूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए, भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो याद रखिएगा, माउंटबेटन योजना। इस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, तो इस प्रश्न को भी ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया को किसके संविधान स्वरूप पर आधारित किया गया है। चलिए आंसर कीजिए दूसरे प्रश्न के लिए, यानी कि भारतीय संविधान की जो संशोधन की प्रक्रिया है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस भाग में इसका वर्णन मिलता है, तो भाग 20 और अनुच्छेद 368। तो ध्यान रखना है, भाग 20 और 368 अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। चलिए आगे देखिए, निजी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके द्वारा हटा दिया गया था। चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए। तो इस प्रश्न को हमने आपको कई बार बताया है। निजी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके द्वारा हटा दिया गया था। चलिए बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है और इस प्रश्न को हमने आपको काफ़ी बार बताया है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। देखिए, मौलिक अधिकार की बात करें तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में अब 6 मौलिक अधिकार है। तो ये जो एक मौलिक अधिकार को हटाया गया है यही निजी संपत्ति का अधिकार है और निजी संपत्ति के अधिकार को अब संविधान के आर्टिकल 300A में रखा गया है और इस अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 42वां संशोधन को ध्यान रखना है, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है और इसी संशोधन के तहत संविधान में क्या जोड़ा गया था, तो मौलिक कर्तव्य को, जिसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। 52वां संविधान संशोधन ये 1985 में हुआ था, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है और इसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत सरकार ने अस्पृश्यता को खत्म कर दिया। चलिए, और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो किस आर्टिकल के प्रावधानों के तहत सरकार ने अस्पृश्यता को खत्म कर दिया है। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। आगे देखिए, कौन सा विधेयक राष्ट्रपति द्वारा न तो वापस लौटाया जा सकता है और न ही उसकी मंजूरी को रोक सकता है। चलिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, धन विधेयक। इसको राष्ट्रपति न तो वापस लौटा सकता है और ना ही इसकी मंजूरी को रोक सकता है। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से
और साथियों अगर आप लोग टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास भी आपको लाइव चैट के साथ दिया जाता है और ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा जिसका नाम है दिवाकर स्टडी IQ। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा नहीं लेता है? तो याद रखिएगा विधायी परिषदों के सदस्य। बाकी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका विधायी परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा याद रखिएगा 35 वर्ष है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। संसद में एक आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटें होनी चाहिए? बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको आंसर बताना है क्योंकि 40 प्रश्न में से आज आपको कम से कम 30 प्रश्नों के सही से आंसर करने हैं और 30 प्रश्न से अगर आपका ज़्यादा क्वेश्चन सही होता है तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। तो संसद में एक आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटें होनी चाहिए? तो याद रखिएगा कुल क्षमता का 1/10। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संविधान की किस अनुसूची के तहत संसद का हर सदस्य शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ये तीसरी अनुसूची से संबंधित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति की ऑडिट रिपोर्ट को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। और एक होता है महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल को ही कहा जाता है। तो कौन है? तो आर वेंकटरमन महान्यायवादी है। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। तो किस समिति की ऑडिट रिपोर्ट को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। याद रखिएगा लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य। एक पूछा जाता है प्राक्कलन समिति, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं और इसमें 30 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। प्रोटेम स्पीकर क्या कौन है? यानी कि प्रोटेम स्पीकर जो इसका कार्य बताना है क्या है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, सदस्यों को शपथ दिलाता है और एक अस्थायी स्पीकर के चुने जाने तक प्रभार धारण करता है। ये बिल्कुल सही है। तो प्रोटेम स्पीकर का कार्य ध्यान रखना है, सदस्यों को क्या करता है? शपथ दिलाता है और एक अस्थायी स्पीकर के चुने जाने तक प्रभार धारण करता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर से प्रश्न पूछा गया था जो 1 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले पूरा हो जाए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल को उस राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी या किसी भी राज्य भाषा को अपनाने की शक्ति प्रदान करता है? और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलें। तो इस प्रश्न को भी हमने आपको पहले भी बताया था, कौन सा आर्टिकल है? राज्य विधानमंडल को उस राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी या किसी भी राजभाषा को
अपनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 345। निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो यहाँ पर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण ये उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार में आता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए, मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करते हैं? तो बता देते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। वहीं उच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है। तो दोनों फैक्ट को ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है भारत में? तो 25 हाई कोर्ट है। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितने जज है? तो 33 जज है और एक क्या है? मुख्य न्यायाधीश, यानी कुल मिलाकर 34 है। 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो देखिए 61वां जो संशोधन हुआ था ये 1989 में हुआ था, तो डेट याद रखिएगा। और ये जो संबंधित है मतदान की उम्र 21 से 18 तक किया गया था इस संशोधन के तहत। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची में क्या क्या आएगा? तो 15 का जो आंसर हो जाएगा आपका ट्रेड यूनियन, ये समवर्ती सूची में आता है। शिक्षा पूछा जाता है, ये किस सूची में आता है? तो ये भी समवर्ती सूची में आता है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे? यानी भारत के स्वतंत्रता के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 में किया गया था A.O. ह्यूम के द्वारा, और इसकी स्थापना जो है लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। तो स्वतंत्रता के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है J.B. कृपलानी। किस भारतीय राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या अधिकतम है? तो यहाँ पर 17 का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन यहीं पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रिशंकु संसद का वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक संसद जिसमें कोई पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं है, डी ऑप्शन याद रखिएगा। निर्गामी संसद का क्या अर्थ है? तो चलिए बता देते हैं निर्गामी संसद का अर्थ क्या होता है। तो लोकसभा के विघटन से पहले संसद का अंतिम सत्र, इसे ही कहा जाता है निर्गामी संसद। भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर संसद का नियंत्रण होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन याद रखिएगा संसद का। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर सत्र, इसी को कहा जाता है शून्यकाल। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़।
तो यहाँ पर 22 का आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यहाँ पर कहने का मतलब है संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इस बैठक में अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी जानते हैं सच्चिदानंद सिन्हा थे और ये जो है अस्थाई अध्यक्ष थे। कैसा था? अस्थाई। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। कब? तो ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका को पेश किया था संविधान सभा के सामने। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो बहुत ही सिंपल है, राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो याद रखिएगा अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। और बिहार की बात करें तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। लोकसभा सीटों की संख्या 40, राज्यसभा सीटों की संख्या बिहार में 16। सभी फैक्ट को ध्यान रखें। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो आज का ये सबसे आसान क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष सभी को पता है, बरगद है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चलिए ऑप्शन देख लीजिए। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 3 शेर, 4 शेर, 1 मोर या फिर 2 हाथी। तो यहाँ पर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 शेर। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? देखिए ये जो शब्द लिखा है आपातकाल, तो हमारे संविधान में आपातकाल जो है 3 तरह के बारे में बताया गया है। आपातकाल के बारे में एक तो 352 है जिसमें राष्ट्रीय आपात है। उसके बाद 356 है, इसमें राष्ट्रपति शासन है। और 360 है, इसमें वित्तीय आपात है। और भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। तो राष्ट्रीय आपातकाल किस में आएगा? 352 में आएगा। और इसकी घोषणा इंदिरा गांधी ने किया था 1975 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने अध्याय है? यहाँ पर अध्याय का कहने का मतलब कितने भाग है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर ऑप्शन में 25 मिलता है तो आपको 25 आंसर करना है, 22 मिलता है तो 22 आंसर करना है। तो वर्तमान में टोटल 22 क्या है? भाग है। चलिए आगे देखिए। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर शो हो गया, देख सकते हैं डी। तो हो जाएगा आपका 19, आर्टिकल 19। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन है? तो राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है, यह अस्थायी सदन है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन है? तो नरगिस दत्त। कौन है? नरगिस दत्त। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? चलिए इस प्रश्न पर स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बनेगा। तो जयंती पटनायक है। आगे देखिए 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो कौन व्यक्ति है? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे बोला जा रहा है वयस्क मताधिकार के आधार पर।
तो इस आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? चलिए ध्यान से ऑप्शन को देखिए। संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन प्लान आधार था, जो कि 1946 में आया था। तो 34 का आंसर ए हो जाएगा। देखिए इस मिशन में टोटल 3 सदस्य थे। इसमें अध्यक्ष कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस। यहाँ पे लिख देते हैं पैथिक लॉरेंस कौन थे? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अध्यक्ष थे। इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो देखिए इस प्रश्न को हमने बहुत बार बताया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति। संविधान सभा का पहला सत्र अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। संविधान सभा की पहली बैठक जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया था? तो ये भी सिंपल है, 22 जुलाई 1947 को। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो बहुत ही सिंपल है, तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने आपको ऊपर बताया। चलिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, ये टेस्ट का क्वेश्चन है, तो अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। तो चलिए अब फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि 40 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जाने से पहले सेशन को लाइक करना है और सेशन को शेयर करते हुए ज़रूर जाना है।